Dear students, in experiment number second, dogs' behavior were trained on green light. यानी कि कुत्ते को जब ग्रीन लाइट देते थे तो वो रेस्पॉन्स देता था और डॉग का बिहेवियर जो है वो रेड लाइट पे भी ट्रेन किया गया। जब रेड लाइट डॉग को दिखाई जाती थी तो वो रेस्पॉन्स नहीं देता था। It means dog was giving the response to the green light, and green light works as conditioned stimulus, while as the dog was not giving the responses onto the red light. The red light was working as neutral stimulus. Dear students, why green light is being considered the conditioned stimulus? क्योंकि कुत्ता जो था वो ग्रीन लाइट पे रेस्पॉन्स देता था। That's why green light working as a conditioned stimulus. While as on the other hand, dog was not giving the response. I mean to say you there was no occurrence of the response on red light. So red light working as a neutral stimulus. जब भी कुत्ते को ग्रीन लाइट के साथ फूड एसोसिएट किया जाता था तो डॉग रेस्पॉन्स देता था। Dear students, now we will focus on its procedure. स्टेप फर्स्ट में एवन पेवलोव ने CS1 describes the green light. I mean to say you conditioned stimulus. तो कुत्ते ने conditional response CR दिया in the form of saliva. Now dear students, in second step, what the experimenter did, CS1 यानी कि ग्रीन लाइट फर्स्ट प्लस CS2 यानी कि ग्रीन लाइट सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फोकस हियर। दो ग्रीन लाइट्स एक साथ कुत्ते को दी, एक ग्रीन लाइट CS1, दूसरी ग्रीन लाइट CS2. It means both the green lights were giving on same magnitude and intensity. तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर डॉग जो था वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया। इट मीन्स डॉग फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ग्रीन लाइट फर्स्ट एंड ग्रीन लाइट सेकंड, क्योंकि उसे दोनों ग्रीन लाइट्स एक जैसी दिखी। एक ग्रीन लाइट में फूड था, दूसरी ग्रीन लाइट में फूड नहीं था। यहां पर डॉग कंफ्यूजन का शिकार हो गया, विच फाइनली रिजल्ट्स नो रेस्पॉन्स। और यहां पर डॉग ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि यहां पर बहुत मुश्किल हो गया कि डॉग को डिफरेंशिएट कर लेना कि कौन सी किस ग्रीन लाइट में फूड है और किस ग्रीन लाइट में फूड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द टू मार्कर्स। ये सिमिलर है। अगर हम ये एक इंडिविजुअल को दिखाएंगे और उसे कहेंगे कि आपका मार्कर कौन है, और इस सिचुएशन में एक इंडिविजुअल को बहुत मुश्किल हो जाएगा कि डिफरेंशिएट करना कि मेरा मार्कर कौन सा है और मेरा मार्कर कौन सा नहीं है। और सेम सिचुएशन पर्टेन्ड बाय द डॉग हियर, क्योंकि स्टिमुलस जो थे, आई मीन टू से यू ग्रीन लाइट CS फर्स्ट एंड ग्रीन लाइट CS सेकंड, these were giving on same intensity and magnitude. एक ही मैग्नीट्यूड पे ये दिए गए। यहां पर डॉग कंफ्यूजन का शिकार हो गया है। ना तो उसने ग्रीन लाइट फर्स्ट का रेस्पॉन्स दिया, ना तो डॉग ने ग्रीन लाइट सेकंड का रेस्पॉन्स दिया। नाउ फाइनली एक्सपेरिमेंटर ऑपरेटेड द साइकी ऑफ द डॉग। यहां पर एक्सपेरिमेंटर ने ऑपरेट अप डॉग की साइकी की। तो जब डॉग की साइकी ऑपरेट हो गई, आई मीन टू से यू एग्जामिन और ऑब्जर्वेशन डॉग की साइकी की हो गई, एंड डॉग हैज ऑलरेडी लेड इन द स्टेट ऑफ साइकोलॉजी। डॉग
साइकोलॉजिकल स्टेट में पहुंचा था। वहां पर कुत्ते को एक बीमारी लग गई। दैट डिसीज और डिसऑर्डर इज नोन एज न्यूरोसिस। एंड फाइनली एवन पेवलो labeled this neurosis experimental neurosis. Now, dear students, why it is being called experimental neurosis? Because this psychological disorder has affected to the dog under the experimental conditions or arrangements. ये बीमारी कुत्ते को एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के दौरान लग गई। इसीलिए एवन पेवलो ने इस न्यूरोसिस का नाम रखा गया एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस? डियर स्टूडेंट्स, experimental neurosis is that pathological state in which the organism fails to discriminate between two or more stimuli. जब एक जैसे दो या दो से ज्यादा स्टिमुले एक ऑर्गेनिज्म के सामने होंगे तो उस सूरत में उसे बहुत मुश्किल होता है कि डिफरेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेट करना। हाउ वन स्टिमुलस or one stimuli is different from the another stimuli, and this is known as the experimental neurosis. Dear students, if we have to generally understand the concept of neurosis simply means high level of anxiety. जब एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में एंजाइटी बढ़ जाती है, we call it neurosis. And same happened with the dog. डॉग जो था वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के दौरान जब डॉग को एग्जामिन किया गया तो एक्सपेरिमेंट के वक्त ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर डॉग को इफेक्ट किया, यानी कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर ने डॉग को इफेक्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, इफ वी विल लुक थ्रू द प्रिज्म ऑफ एजुकेशन, अगर हम अब एजुकेशनल प्रिज्म से इस चीज को देखेंगे, सेम प्रॉब्लम्स आर पर्टेन्ड बाय द लर्नर। एज वी नो दैट जब एक लर्नर को किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में दो सब्जेक्ट्स में एडमिशन होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज द लर्नर जिसे दो सब्जेक्ट्स में एडमिशन हो गया है, सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। अब दोनों सब्जेक्टों में से उसे एक को ऑप्ट करना है, या तो फिजिक्स में एडमिशन लेना है या तो मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है। तो यहां पर लर्नर जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, क्योंकि जिस प्रिज्म से वो फिजिक्स को देखता है और उसी प्रिज्म से वो मैथमेटिक्स को देखता है। एंड सेम हैपन्स विद द इंडिविजुअल और लर्नर आल्सो बिकम्स विक्टिम ऑफ द कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन की वजह से द लर्नर हैज अ चांस दैट टू लीड इन द साइकोलॉजिकल स्टेट वेयर द इंडिविजुअल टेक्स और लर्नर टेक्स हाई लेवल ऑफ एंजाइटी विच इज known as neurosis, or disorder is known as neurotic disorder. And in another angle we can say that जब लर्नर ऑलमोस्टली एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके सामने आते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन गैप होगी, आई मीन टू से यू बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी गैप होगी और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कम होगी, तो उस वक्त एक लर्नर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार नहीं हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा, हु propounded ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि किस साइकोलॉजिस्ट ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। एक तो क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है, दूसरा जो ऑप्शन 4 इसमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है एवन पेवलो, सेकंड ऑप्शन इज थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन इज B.F. सिकनर, फोर्थ ऑप्शन इज J.B. वाटसन। अब जो लर्नर है ये इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है। आई मीन टू से यू क्वेश्चन इज लाइक दैट, हु propounded ट्रायल एंड एरर थ्योरी। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पीजी स्टूडेंट के लिए इस क्वेश्चन में बहुत कम है।
or degree of discrimination between the options. Options are not very close to one another. Like first option is Evan Pavlov, second option is Thorndike, option C is Sickner और ऑप्शन डी इज जेबी वाटसन. कम समय में ऐसे क्वेश्चन को एक लर्नर सॉल्व कर पाता है विदाउट द कंफ्यूजन, विदाउट द कियोस, विदाउट द एनी टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. यहाँ पर बच्चा नर्वस नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे को स्ट्रेस और एंजाइटी इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन की बहुत कम है, वाइल एज डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बहुत बड़ी क्वेश्चन की है. तो आराम के साथ वो आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर देता है थॉर्नडाइक. नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर लर्नर को ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत हाई है और डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है, डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कम मीन्स one answer is close to the another answer. In that situation, when the such a type of situation is confronted by the learner, उस सिचुएशन में लर्नर एंजाइटी का शिकार हो जाता है, फियर का शिकार हो जाता है. उसमें इंडिविजुअल जो है या एग्जामिनी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, नर्वसनेस का शिकार हो जाता है. इफ क्वेश्चन इज लाइक दैट, विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज्ड ऑन स्टिमुलस ओरिएंटेड लर्निंग, किस साइकोलॉजिस्ट ने फोकस किया स्टिमुलस ओरिएंटेड लर्निंग? देयर आर 4 ऑप्शंस. ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 B.F. सिकनर, ऑप्शन C एवन पेवलो, ऑप्शन 3 एवन पेवलो and option 4th none of these. Now dear students, जो चारों ऑप्शन है तो चारों ऑप्शंस में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत है और चारों ऑप्शंस में डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम है, क्योंकि स्टिमुलस की बात एवन पेवलो ने भी की है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात B.F. सिकनर ने भी की है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात थॉर्नडाइक ने भी की है. All these psychologists lays emphasis on stimulus and response. Now, but we have to hear, I mean to say, you examine or learner has to only select the most appropriate one. And which one is most appropriate one? Appropriate one is option 3rd, Ivan Pavlov. क्योंकि dear students, there are 2 types of learnings. One learning is known as S type of learning. S type of learning means stimulus oriented learning. Why it is called S type of learning? Because in learning, primary is the stimulus. It is the stimulus which evokes the response from an organism. If there is no stimulus, no response will be evoked from the organism. तो स्टिमुलस ओरिएंटेड अप्रोच पे एवन पेवलो बिलीव करता है और ये मेन कोर कंसेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज कॉल्ड रेस्पोंडेंट लर्निंग बिकॉज थ्रस्ट इज ऑन टू द स्टिमुलस. एवरी रेस्पॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलस. इट इज द स्टिमुलस which helps to evoke the response. That is why Pavlovian condition is known as S type of conditioning. While as B.F. Sickner's approach is called the response-oriented approach or response-oriented learning. इसे response-oriented learning क्यों कहते हैं? According to B.F. Sickner, stimulus is not always mandatory because in B.F. Sickner's theory, which is also known as operant conditioning theory, response is the primary while as stimulus is the secondary. So far as Evan Pavlovian conditioning theory is concerned, stimulus is the primary and response is the secondary. Now that is why operant conditioning theory, which is propounded by the B.F. Sickner, it is known as response oriented learning. It means the organism can generate the response without the known stimulus.
So this was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you and grow strong.